लोकसभा चुनाव 2024 अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर है। आप सब देख ही रहे हैं, 4 फेजेस के मतदान हो गए हैं और 5वां फेज बिल्कुल सामने है। इसके बाद 2 फेजेस और होंगे, 6th और 7th, और फिर रिजल्ट की घड़ी सामने होगी। 4 जून का इंतजार, और 4 जून को क्या कुछ होगा इस पर बहुत सारी समीक्षाएं हो रही हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री चल रही हैं। हम लोग लगातार बाहर घूम रहे हैं, हमारी टीम घूम रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस देश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। और अगली सरकार से मतलब क्या नरेंद्र मोदी 3rd टाइम यानी कि हैट्रिक बनाएंगे अपनी सरकार, अपनी सत्ता की, या नरेंद्र मोदी की विदाई हो जाएगी जैसे कहते हैं राहुल गांधी। आपने सुना होगा, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि लिखकर रख लो, नरेंद्र मोदी 4 जून से प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इस बात को अब समझने की हम कोशिश करते करते पहुंच चुके हैं। मुंबई में हैं, कल से आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे देख लिए यहां से। और अब मुंबई में हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं। एक तो प्रशांत टंडन जी लगातार हैं, लेकिन एक विशेष साथी, हमारे स्पेशल साथी जो हैं वो मौजूद हैं, राजू पालोरकर साहब। राजू जी, आपका स्वागत करता हूं। राजू जी का आप जानते हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर ही नहीं है बल्कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और पॉलिटिकल दखल इनकी काफी ज्यादा है, और पार्टी वाइज भी और ऐसे भी रही है ज्यादा, लेकिन स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता इनका मुख्य पेशा। और उसमें भी अगर पॉलिटिकल कमेंट्री की बात की जाए तो उसमें ये बहुत ही इंडिपेंडेंट रूप से अपनी बातों को रखते हैं और खूब घूमते हैं। और जो लोग खूब घूमते हैं उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सीधा इधर उधर ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधे राजू जी के पास आता हूं और इनसे समझें कि ये 2024 का चुनाव किधर जा रहा है। हम महाराष्ट्र में हैं तो इसका मतलब नहीं कि राजू जी से सिर्फ महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, इनसे हम पूरे देश की बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश में घूम चुके हैं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में हम लोग हैं तो थोड़ा सा हमारा फोकस महाराष्ट्र ज्यादा हो सकता है। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं, आपसे जरा समझूं, और प्रशांत टंडन जी भी आपसे भी करेंगे। तो और आप तमाम साथी, एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हम तीनों अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजू जी, सबसे पहला सवाल, सब एक ही सवाल पूछते हैं, सरकार किसकी बनेगी? यहां से अगर हम करें तो फिर कैसे बनेगी पे आएंगे तो महाराष्ट्र भी, बिहार भी चलेंगे, दिल्ली भी चलेंगे और थोड़ा दक्षिण भी चलेंगे। किसकी कैसे बनने जा रही है? 2014 के बाद पहली बार जनता की सरकार बनने जा रही है। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि बहुत बीच में चुनाव हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 2019 में भी मैंने देखा कि जनता से आप बात करिए। आप तो ज्यादा बात कर चुके हैं, आप प्रशांत जी भी बात कर चुके, टंडन जी भी बात कर चुके। मुझे लगता है कि ग्राउंड पे जाकर हम देखें तो लोग बदलाव चाहते हैं और वो दिखाई देता है। लोग कई चीजों को स्पष्ट रूप से नकारने लगे हैं और खुल के बात करने लगे हैं, और लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो जनता की सरकार बनेगी। अब आप पूछेंगे कि जनता की सरकार बनेगी यानी किसकी बनेगी? जनता हमेशा विपक्ष में होती है और जनता सत्ता पक्ष के साथ 10 साल के बाद कभी नहीं रहती। ये नॉर्मल ट्रेंड है। अब कोई नेहरू बनना चाहता है तो जरूरी नहीं कि जनता उनको नेहरू बनाए, नेहरू डिजर्व करते हैं तभी बनते हैं। तो इस बार इस तरह से सरकार बनने जा रही है। 2 बातें हैं, अगर आप विस्तार से मेरे से खुल के अगर बोलूं, मैं ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जो सरकार है, मैं बीजेपी नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली सरकार नहीं बनेगी। और मैं ये भी जानता हूं कि मोदी और शाह पुरजोर कोशिश करेंगे सारी, क्योंकि मशीनरी उनके पास है कि सत्ता में आए। वो कोशिश करने के बाद भी वो इलिजिटिमेट कुछ करें तो बड़ी विफलताएं आएगी और उनका साथ दे वो सारी जो मशीनरी है वो कटघरे में खड़ी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि सरकार जो है वो जनता की बनने जा रही है। जनता की सरकार मतलब विपक्ष की सरकार की तरफ हम चल सकते हैं। जरा प्रशांत जी के पास भी आऊं और फिर जरा आते हैं राजू जी के पास में। प्रशांत जी, आप भी कल से घूम रहे हैं यहाँ पे और महाराष्ट्र पे भी हम आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा जो कह रहे हैं राजू जी, क्या आपको भी लगता है उसमें दम? क्या आप भी, क्योंकि उत्तर भारत भी आप घूम लिए, अब इधर पश्चिम भारत भी घूम रहे हैं और दक्षिण भारत घूम के आए थे अभी आप कर्नाटक से, तो यानी कि एक पैन इंडिया आपका प्रेजेंस इस चुनाव में रहा है। उस आधार पे आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि जनता जो है वो कुछ और देख रही है? देखिए, चुनाव में राजीव जी लहर नहीं है, और ये लहर कभी जनता नहीं बनाती है, लहर क्रिएट की जाती है मीडिया के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए,
तो जैसे 2014 में एक लहर थी, दो तरीके की बातें थी। एक यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल था और दूसरा कि बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का प्रचार था। कॉरपोरेट खुले तौर पे साथ था, कॉरपोरेट ने तय कर रखा था कि इनको बनाना है। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति नरेंद्र मोदी में बड़े विजनरी प्रधानमंत्री को देख रहे थे, वो सब अब खामोश हैं। अब कोई नहीं उनको विजनरी बता रहा। तो कॉरपोरेट का साथ वैसे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पर्दे के पीछे से लग रहा है कि कॉरपोरेट ने इस बार मोदी जी से अपना किनारा कर लिया है। दूसरी बात कि कोई लहर नहीं है। जब लहर नहीं होती तो जनता की बात चलती है। तो जनता की बात इस चुनाव में चल रही। मैं राजू से बिल्कुल सहमत हूं। मैं जहां भी गया हूं, जनता अपनी बात, जिन मुद्दों पर वोट देना चाहती है, उन मुद्दों पर उसने अभी तक वोट दिया है। और कुछ चिंता की बातें जरूर हैं जो राजू जी ने भी शेयर किया है, कुछ चीजें कि चुनाव आयोग की फिगर्स की बात, उसकी बात हम लोग करेंगे जब चर्चा आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के फिगर पे भी जाएंगे और उसमें भी अब आप जानते हैं कि यह मामला एडीआर सुप्रीम कोर्ट लेके जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ईसीआईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। तो और मामला क्या है, जरा 1 मिनट में रख देता हूं। मामला यह है कि 4 फेजेस के चुनाव हो गए। 1 करोड़ 10 लाख आधिकारिक तौर पे ये फिगर जो है 1 करोड़ 10 लाख मतदान में यानी कि वोटों में बढ़ोतरी हो गई 4 फेजेस में। ये बढ़ोतरी कैसे हो गई? और अभी तक आप इस फिगर को उसी दिन जैसे ही चुनाव खत्म होता था, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उसके बाद में वहां से हमको पता चल जाता था। लेकिन आप 10 दिन 11 दिन बाद अगर वो फिगर देते हैं, वो भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ। 4 फेजेज में अगर इतने लोग बढ़ गए तो 3 फेजेज हैं उसमें भी हो सकता है बढ़ जाएं और फिर वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी को इन्फ्लुएंस करे, रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करे। तो इसलिए इस पर अभी सुनवाई चलेगी और सीजेआई खुद देख रहे हैं इस मसले को, यानी डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो खुद देख रहे हैं। तो उम्मीद की किरण है वहां पे, देखते हैं अभी रिजल्ट आने में समय है, क्या कुछ होता है, जिसका जिक्र कर रहे थे यहां प्रशांत टंडन जी। लेकिन चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राजू जी के पास में। राजू जी, अब आते हैं जरा थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे। शुरुआत महाराष्ट्र में हम हैं तो महाराष्ट्र से ही करें। महाराष्ट्र अलग अलग फेजेज में चुनाव हुए और ये आखिरी फेज है, 5वां चरण जो है ओवरऑल देश का। और यहां देखा जाए 48 सीटों में पिछली बार बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, 23 सीटें आई थी बीजेपी को। नंबर 2 पे शिवसेना, जिसमें उद्धव भी थे और शिंदे भी थे, वो था अविभाजित शिवसेना कह लें, 18 सीटें थी उनके पास में। और यही दोनों 41 बांट लिए थे। उधर 4 सीट एनसीपी को, 1 सीट कांग्रेस को, 5 सीटों पे संतोष करना पड़ा था। अब जबकि बटा हुआ दल, बटे हुए 2-2 दल, एक नहीं, एनसीपी बटा हुआ, शिवसेना बटा हुआ और उसमें कहीं ना कहीं तड़का लगाने की कोशिश करते हुए मोदी जी बार बार आते हैं, वो कर रहे हैं। कहां देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो फिगर इस बार दोहराएगी जो बीजेपी है, बीजेपी के साथी जो हैं वो दोहराएंगे, या चूंकि वहां से आ चुके हैं उद्धव ठाकरे इधर, तो इधर कुछ होगा? उद्धव का क्रेज भी अभी हम लोग घूम रहे थे तो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस शहर में। तो क्या कुछ है विदर्भ से लेकर कोंकण तक और सेंट्रल तक, वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक महाराष्ट्र में? मैं राजू जी एक बात करता हूं कि महाराष्ट्र वैसे जियोग्राफिकली दक्कन में आता है, डेक्कन है, वो साउथ है, और यहां पर कभी जड़े अंदर तक बीजेपी की नहीं जा सकी। साउथ का यही परिणाम है कि यहां पर कोई एक नेता रहा, उसकी वजह से अंदर तक है। महाराष्ट्र में उनका जो भी प्रेजेंस है, जो भी वो अपना कर पाए हैं, वो परफॉर्मेंस बेसिकली ठाकरे फैमिली की वजह से और उनके साथ जो महाजन और मुंडे फैमिली के जो अच्छे रिश्ते थे उसकी वजह से कर पाए। इस बार इसमें से सारे फैक्टर को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मोदी और शाह की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत उन्होंने क्या किया कि दूर की हमेशा उन्होंने देखी नहीं। वो आज की गवर्नमेंट आई तो हम पुलिस प्रशासन को हाथ में ले लेंगे और जो ना खाता ना वही, जो अमित कहे वही सही, इस लेवल पे काम करेंगे। तो उस लेवल से क्या हो गया कि एक पार्टी की जो अपनी नेचुरल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ, वहां पर कुंठित हो गई, यहां रुक गई। और इनके संकीर्ण नजरिए से
यहाँ पर फिर उन्होंने मुंडे फैमिली को भी बहुत तकलीफ दी। फिर महाजन साहब की बेटी को भी उन्होंने टिकट काट दिया। और ठाकरे फैमिली का वो दल टूटा, वो बात अलग है, लेकिन लोगों की सहानुभूति जो आपको ग्राउंड पे दिखी, मैंने ठाकरे फैमिली के इतना खिलाफ इतनी बार लिखा है, लोग गुस्सा होते थे तब, शिवसेना के बहुत जबरदस्त थे और बाला ठाकरे के खिलाफ लिखना यानी बहुत बड़ा यानी दिल चाहिए था, ऐसी हालत थी यहाँ। लेकिन तब मैंने लिखा, तब भी इतना मैंने जबरदस्त क्रेज नहीं देखा जितना मैं आज उद्धव ठाकरे का देखता हूँ, पॉलिटिकल क्रेज। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है, वो सिंपैथी वेव जो है, वो बाला साहब ठाकरे ने खुद अपने हाथ से वो शेर की चित्र को बनाया था बाघ के, और वो जो निशान थी यानी बोयानार वो, और उनके जो भी सोच थी, उनके जाने से पहले बाल ठाकरे ने कहा था मेरे बेटे और मेरे पोते को आप संभाल लेना, महाराष्ट्र को ये कहा था जी। उसके बावजूद ये शेर, वो चिन्ह सब उन्होंने तोड़कर और शिवसेना नाम भी एकनाथ शिंदे जी को दिया। अब एकनाथ शिंदे जी का जाना कोई देश के लिए या राज्य के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। पहले बाल ठाकरे थे तब भी छगन भुजबल टूट कर गए थे, ऐसा कुछ वो नहीं। बाला साहब थे तो भी छगन भुजबल गए, राणे गए, खुद राज ठाकरे गए थे। लेकिन ये सब लेके जाना यानी घर में चोरी होने जैसा है। बिल्कुल। और एक बड़ा तबका है महाराष्ट्र में जो उनका घर अपना घर मानते हैं, उनके लिए उनके घर में चोरी कर दी बीजेपी ने। अब उसका एक पहलू यह है कि जिस बीजेपी को उन्होंने पनाह दी और सोने के थाली में खाना परोसा, उन्होंने उसी में गोबर और गोमूत्र दे दिया उनके बेटे को। तो इस बात से लोग रूठ गए हैं। ये इसका एक सीधा परिणाम लोगों में दिखाई देता है। एक दूसरी जगह शरद पवार साहब, उनके घर में उनका अलग, उनकी स्टोरी अलग हो गई। शरद पवार साहब ने जो राजनीति की, वो पूरी सामंतवाद जो था महाराष्ट्र का, उनके साथ रहकर, वो सामंतवादी जो नेता थे वो उनके साथ रहकर राजनीति की। वो सब गए उनके भतीजे के साथ, लेकिन उनके भतीजे ने जो भाषा इस्तेमाल की वो लोगों को पसंद नहीं आई। उसने क्या कहा, मैं उनका बेटा नहीं हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हुआ। तो पहले वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी थे वो, 30 साल के, 4 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और ऐसा कोई ऊर्जा या लेकिन ऐसे राजस्व सब विभाग उनके पास रहे। ऐसा अन्याय मेरे चाचा मेरे साथ करते तो मुझे अच्छा लगता। ऐसा हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे अपना एक एक यंग जवान लड़का जो अनएम्प्लॉयड है वो कहता है ऐसा चाचा होना चाहिए, ऐसा अन्याय हो। तो अजीत दादा का मजाक उड़ाया गया बहुत। अब उनका क्या हुआ गया, अजीत दादा के साथ सारे सामंतवादी जो नेता थे उनको अपना गढ़ प्रोटेक्ट करना था, उनको अपने शुगर फैक्ट्रीज, उनकी अपनी बैंक, वो सब करना, तो उनके साथ चले गए। लेकिन जनता नहीं न गई उनके साथ। तो अब ये बीजेपी के लिए और एक ट्रेजेडी होगी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए। उन्होंने पहले एकनाथ शिंदे को तोड़ा, एकनाथ शिंदे के साथ 40 लोग आ गए। फिर उनको लगा कि नहीं यार, अगर उनको आत्मविश्वास से कूट भरे होते तो पिछले जैसा हम दिखाएंगे परफॉर्मेंस, तो वो क्यों तोड़ते। और एकनाथ काफी थे, एकनाथ नहीं भी आते तो भी वो कर ही लेते परफॉर्म। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब, सीधा जवाब ये है, एकनाथ के बाद उनको इनसिक्योरिटी लगी, क्योंकि वो वाकई है इनसिक्योरिटी भाई। तो फिर उन्होंने अजीत को तोड़ा, वो एक और गलती कर दी, फिर उनको फिर इनसिक्योर लगा, फिर राज ठाकरे को लाया। अरे यार, आप एक 16 साल की एक लड़की के साथ शादी करने की बजाय 4 साल की 4 लड़कियों से शादी करके 16 साल के नहीं हो सकते। बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया है कि आप जोड़ करके पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री को नहीं, और उसमें उन्होंने दिल को दुखाया। उन्होंने इन्हें यह नहीं सोचा कि एक विरासत होती है और हमारे देश में होते हैं। देखिए, विरासत हर देश में होती है। मैं यहां पर एग्जांपल देना चाहता हूं, जो मोदी परिवारवाद कहते हैं। अब लोकतंत्र 2 देशों में, इंग्लैंड में तो है, मोदी जी ने नहीं बनाया है, 2014 के बाद तो नहीं बना, वहां अमेरिका में भी है, वो भी 2014 के बाद नहीं बना है ना। तो वहां पर सीनियर और जूनियर चैम्बरलेन दोनों प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड में, यहां पर सीनियर और जूनियर बुश दोनों अध्यक्ष बने, और केनेडी फैमिली रही है। तो परिवारवाद होने के बाद भी चुनकर आना पड़ता है। जय शाह जैसा आईसीसी का अचानक अध्यक्ष नहीं बन सकते आप, बराबर। तो परिवारवाद असल में कहां पर है ये आपको देखना चाहिए। ये परिवारवाद नहीं है, जहां चुनाव होते हैं वहां परिवारवाद नहीं है। और मैंने चुनाव नहीं होता, मोदी जी को मौका मिला ना चुन के आने का, तो चुनाव तो फ्री एंड फेयर होते थे 2014 तक। तो बात यह है कि यह परिवारवाद का जो थ्योरी है इनका, उसको लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। लोगों को लगता है ये अपना घर है। तो उद्धव ठाकरे, जो हम कभी डायनामिक लगते ही नहीं थे,
वो अचानक भयंकर डायनामिक हो गया और वो उनकी भाषा भी बदल गई, तेवर भी बदल गए। कल तो मैंने उनका हिंदी भाषण देखा तो मुझे लगा ये तो प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहे हैं शायद, इतना अच्छा भाषण किया उन्होंने। और देखना कोई गलत नहीं, राजनीति में हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर मोदी प्रधानमंत्री बन सकते तो इस देश का कोई भी युवा बन सकता है, ज्यादा काबिल है वो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कल एक्चुअली यहीं थे, महाराष्ट्र में थे, और कल इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता थे। उद्धव ठाकरे का जिक्र आ ही रहा है, उद्धव ठाकरे थे, अरविंद केजरीवाल थे, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी थे, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो इंडिया ब्लॉक भी पूरा खचाखच भरा हुआ, और इधर ये भी यानी नरेंद्र मोदी भी। तो महाराष्ट्र की जो लेकिन एक बात आपने बताई नहीं, बात ये कि आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन किसको एज है और कितनी सीटें आ रही हैं? अब 2 चरण बाकी है, परसों चुनाव है यहाँ पर। मेरा ही महाराष्ट्र परसों है, महाराष्ट्र में भी मेरा ही वोटिंग परसों है। मैं वोट करूंगा, वो या तो पीयूष गोयल आपके आएंगे या नहीं आएंगे मेरे वोट की वजह से। तो बात यह है कि महाराष्ट्र में एज जो है वो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जो है, यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी, इनको लीड संख्या के आधार पर भी और अदरवाइज भी उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं। ये क्लियर बात है। हाँ। लीड यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र की राजनीति को उद्धव ठाकरे, क्योंकि शरद पवार बहुत ही यानी उनकी राजनीतिक रूप से और शारीरिक रूप से एक उम्र में पहुंच गए हैं जहां से वो, ऐसा नहीं कि वो बड़े नेता हैं, लेकिन वो लीड कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा। और शरद पवार भी शायद यही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे लीड करे, उद्धव ठाकरे लीड करे, क्योंकि बाला साहब और शरद पवार जी का बहुत करीबी रिश्ता था, और उनको मुख्यमंत्री उद्धव को बनाने में भी शरद पवार जी का बहुत बड़ा, वो बोले कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बने तो मैं ऊपर जाने के बाद बाला साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये उनके वाक्य हैं। तो ये राजनीति के हम बाजू रखें तो भी एक पारिवारिक रिश्ता। आप पहली बार सुप्रिया सुले जब सांसद बनी राज्यसभा में, तब बाला साहब ने उनको सपोर्ट किया था। तो बात यह है कि ये सारे उसमें जो बातें हैं वो उन्होंने सोची ही नहीं। जब इन्होंने दल तोड़े तब इन्होंने सोचा नहीं कि ये नेता ऐसे ही नहीं बने हैं कोई ना, इनके पीछे कुछ जनता है, कुछ लोगों की सोच है, कुछ लोगों की भावनाएं हैं और कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट है। और जरूरी नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ मोदी जी का मित्र हो, मुकेश अंबानी उद्धव ठाकरे का भी मित्र हो सकता है, अडानी शरद पवार का भी मित्र हो सकता है, और शरद पवार उद्धव ठाकरे का भी अडानी मित्र हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें बिना सोचे उन्होंने कर दिया इंतजाम इनका। तो देखिए, दूसरे के लिए कब्र खोदता है, उसके लिए खुद कब्र खोदी जाती है, अपने खोद देता है वो अपने लिए भी। तो वैसे ही हुआ, एज इनको है, महाविकास आघाड़ी को है। अगर ज्यादा अगर उलटफेर नंबर्स में, ईवीएम में इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं, जो करेंगे मुझे यकीन है, फिर भी जनता की इच्छा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। नंबर नहीं बता रहे हैं मैं नंबर्स देखिए, अब 2 फेजेस होने के बाद मैं नंबर भी बता सकता हूं आपको, लेकिन समझ लीजिए कि पिछली बार से कम से कम 10 से 12% ज्यादा वोट्स विपक्ष को मिलेंगे महाराष्ट्र से, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है 10 से 12% बहुत, क्योंकि ये फेंसिटर है। देखिए, महाराष्ट्र में बेसिकली बीजेपी का अपना वोटर है ना, वो हार्डली 5 to 10% होगा, 10 से 12%। बाकी सारा फेंस शिवसेना के दम पे बीजेपी, शिवसेना के दम पे सारा बीजेपी का वो है, एग्जिस्टेंस है। और शिवसेना के बिना भी अलग अलग लड़े हैं, तो भी लोगों को यह मालूम था कि शिवसेना पूरी की पूरी बीजेपी के साथ आएगी कुछ भी करके। इस बार जो उन्होंने सीन क्रिएट किया है, उसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना प्रमुख के रूप में महाराष्ट्र नहीं देख सकता। एकनाथ शिंदे एक अच्छे नेता हैं, एक्चुअली वो अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो नंबर 2 रहे हैं। नंबर 2 हमेशा नंबर 2 ही रहता है, राजदार है वो, राजा नहीं बन सकते। जैसे अमित शाह को भी पता चल जाएगा अभी इस बात का कि ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हिमलर कभी हिटलर नहीं बन सकता, दुशासन कभी दुर्योधन नहीं बन सका, वैसे ही नंबर 2 नंबर 1 नहीं बन सकता। ये उदाहरण शायद गलत हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है इसका। पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो बात यह है कि ये वो बहुत काबिल थे, लेकिन नंबर 2 के लिए नंबर 1 उनको बनाया गया, इज अ मेड ऑफिसर,
और उसके में कहीं मैं इसमें चक्कर में अभी बोल के क्या फायदा, वो ईडी का इस्तेमाल किया या नहीं किया, वो सब बाद में आ ही जाएगा। एक दिन तो इतिहास में हाँ सब आ बिल्कुल, जाएगा। समीक्षा जब होगी तो पूरी समीक्षा होगी। प्रशांत टंडन जी, आप बहुत गंभीरता से सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। जरा आप फिगर, जब इन्होंने अभी राजू जी ने जो फिगर बताया कि 10 से 12%, 13% का जिक्र आप भी कर रहे थे कि इतनी बढ़ोतरी अगर यहाँ के महाराष्ट्र के वोटर्स में, और बाद में फिर धीरे से ऊपर आगे चलेंगे हम तो दूसरी जगह भी, क्या जब जनता चुनाव लड़ रही है, जैसे इन्होंने सबसे अपने शुरुआती उसमें वक्तव्य में बोला था, जनता चुनाव लड़ रही है तो फ्लोटिंग वोटर्स तो। और इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करता हूं टंडन जी, कि इसमें और एक बात यह है कि भाजपा का कोर वोटर वो निराश है, वो उनका साथ ही नहीं दे रहा। 10-12% क्यों बढ़ रहे, वो नोटा दबा रहा है। क्यों मालूम है? उन्होंने अजित दादा के बारे में बोला, फिर उनको लिया, फिर हम वोट देंगे तो किसको देंगे, आखिर शिवसेना और एनसीपी को ही दे रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको भी उन्होंने हर्ट किया। ये सेंटिमेंट हर्ट इतना डीप तक उन्होंने अपने आप को हर्ट किया है, इतना आसान नहीं है। और कुछ कमोबेश यही स्थिति उधर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देती है। भले यहां कहानी दूसरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक कैरेक्टर सामने आते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ, और लोग वहां भी वैसे ही फिगर आ रहा है, या तो वोट देने नहीं जाना है, या वोट देने जा रहे हैं तो नोटा दबा रहे हैं, क्योंकि हम बीजेपी को वोट देते रहे हैं और बीजेपी के अलावा किसी को वोट देंगे नहीं। वोट शेयर जब कम हुआ पहले 2 चरण में तो बीजेपी बहुत घबराई। मैं उस पे आऊंगा कि बीजेपी कौन सा वोटर है जो नहीं आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जैसा राजू साहब कह रहे हैं ना कि दोनों 51% के आसपास वोट शेयर था पिछली बार, शिवसेना के साथ था। हम इसको मैथमेटिकली अलग नहीं कर सकते कि शिवसेना आज इतना निकल गई तो इतना बचेगा ना, क्योंकि बीजेपी का बहुत सारा वोट बीजेपी के कैंडिडेट्स को शिवसेना ने दिलाया था। जहां शिवसेना नहीं भी खड़ी थी, वहां का जो शिवसैनिक था उसने बीजेपी को वोट दिया था। तो इसको आप मैथमेटिकली सेपरेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो इस चुनाव में देख रहा हूं, बड़ा नायाब चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, और बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है, और बहुत कुछ तय होगा यहाँ पे। सिर्फ असली नकली शिवसेना नहीं तय होगी, बहुत कुछ तय होगा। एक तो आप ये देखिए कि जो शिव सैनिक है, पहली बार वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहा है। राजू साहब, पहली बार उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। दो दशक से के बाद अब, और उसमें जब आज हम लोगों ने बात की, धारावी में बात की, बहुत जगह बात की, शिव सैनिक में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। गुस्सा मोदी के प्रति ज्यादा है, और वो गुस्सा वही है कि पार्टी को तोड़ा। पार्टी को तोड़ने का जो गुस्सा है वो पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव में 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, 1 कांग्रेस है, 1 बीजेपी है, अलग अलग क्षेत्रों में और पार्टियां भी होंगी। लेकिन एक फैक्टर इस महाराष्ट्र के चुनाव में जो सबसे बड़ा है, जिस फैक्टर पर चुनाव हो रहा है, और वही फैक्टर महाराष्ट्र के चुनाव तय करेगा, फिगर भी वहीं से आएंगी, वो है उद्धव ठाकरे। ये पूरा महाराष्ट्र का चुनाव उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द हो रहा है। और मोदी साहब की, अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मोदी साहब की वजह से देश का चुनाव, खासकर उत्तर भारत का चुनाव, राहुल गांधी के इर्द गिर्द आता जा रहा है। 4 चरण के बाद तो आ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो हर भाषण राहुल गांधी से शुरू होकर राहुल गांधी पे खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी सुबह राहुल गांधी के भाषण को सुनकर के जाते हैं, तैयार करते हैं अपना भाषण। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये बात करते थे कि राहुल गांधी को कांग्रेस अगर प्रोजेक्ट करेगी तो मोदी बड़े खुश होंगे। आज स्थिति दूसरी है। 2 बार भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद, और जो राहुल गांधी के प्रति के खिलाफ जो पूरा कैंपेन था, वो विफल होने के बाद अब राहुल गांधी सरदर्द है मोदी के लिए। अब मोदी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उनके हर भाषण के बाद वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं देगी। और जो योगी की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत देखिए कॉम्प्लेक्स है मामला। वहां पे
क्षत्रियों का एक गुस्सा दिखाई दिया। उस गुस्से को शांत करने में योगी साहब का या राजनाथ सिंह का कोई रोल मुझे दिखाई नहीं दिया। वो इतने बड़े पैमाने पर पंचायतें और रैलियां और सम्मेलन होते हैं। राजीव जी, हमने तो राजनीति कवर की है सारी जिंदगी, बिना पीछे के सपोर्ट और बिना किसी बड़ी पैसे के या बिना किसी बड़ी ताकत के सपोर्ट के नहीं होता। ये स्थानीय नेता ये पंचायत नहीं कर सकते कि गुजरात में भी कर ले, राजस्थान में भी कर ले, उत्तर प्रदेश में भी कर ले। कोई है ताकत जो ये करा रही है। तो ये सब चीजें हम लोगों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देंगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चुनाव, लेकिन बात करते करते हम इधर उद्धव ठाकरे और मोदी जी की बात तो कर रहे थे, शिंदे और तमाम अजीत दादा की भी बात हो गई। बात राहुल गांधी की आपसे जरूर करना चाहूंगा। और राहुल गांधी ने, राजू जी, लोग अब कहने लगे हैं, समीक्षक जो पॉलिटिकल समीक्षक हैं वो कहने लगे हैं कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, इसका अगर कोई नेता अभिनेता है तो वो राहुल गांधी है। कैसे देखते हैं इसको आप? बेशक राहुल गांधी, और मैं 2016 से कह रहा हूं, हालांकि वो सत्ता से बाहर गए तब भी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और 2019 में तो उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारी सरकार जाना जरूरी था यूपीए 2 की, क्योंकि इसमें इतनी शिथिलता आ चुकी थी। भट्टा वो जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके जिम्मेदार राहुल थे, इसलिए उनकी बदनामी हुई सारी। खैर वो बात, मैं एक छोटी बात पीछे जाकर फिर उद्धव ठाकरे के बारे में कहना चाहता हूं। दूसरी बात, इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे की अहमियत अलग है। इसकी वजह यह है कि वो एक ऐसे शख्स है एकमात्र जो आरएसएस के डीएनए को अंदर बाहर से जानते हैं, और उनका नेटवर्क और पीआर जो है आरएसएस और बीजेपी में, वो किसी दूसरे इंडिया अलायंस में नहीं है। दो बातें। तीसरी बात जो है, उद्धव ठाकरे के फादर का सबको मालूम है, बाला साहब ठाकरे, लेकिन उनके जो दादा थे वो बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट के नेता थे, अग्रणी, प्रबोधनकार ठाकरे जी। वो उनके आंबेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, शाहू और बाकी जो सामाजिक परिवर्तन के अग्रणी थे, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो महाराष्ट्र की पूरे इतिहास में उस दिन इस एक सभा में, प्रचार सभा में उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरे 9 पिछली जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी अपने 9 पीढ़ियों के बारे में कहें, 7 पीढ़ियों के बारे में कहें। फिर एक बार जैसे कि राहुल गांधी जी नैरेटिव बनाते हैं और नरेंद्र मोदी दूसरे दिन उसको फॉलो करते हैं, वैसे उद्धव ठाकरे ने किया। उसने कहा, मैं अगर चाहता हूं तो इनसे बुलवा सकता हूं, अगर वो, और आखिर में वो भाषण किया और आखिर में कहा, अगर मोदी जी सच्चे महाराष्ट्र में प्यार करते हो, जय भवानी बोल के, कल जय भवानी उन्होंने बोला। अगर इतना भी, यानी वो बुलवा सकते हैं, ये सिद्ध हो गया। तो बात यह है कि देखिए, और किसी भी सूर्य का उदय होता है तो अलग लालिमा लेके आता है, और किसी का अस्त होता है तो अलग सी लालिमा से डूब जाता है। तो अब राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी मेधा जो आज है और वो पहले थे, उसमें ज्यादा फर्क था तो हाँ, ज्यादा फर्क था, अनुभव की कमी थी, या फिर प्रोटेक्टेड बिहेवियर माहौल में वो रहे थे, एसपीजी कमांडो। वो जब लोगों में गए, जनता में गए, तो उनको अपनी जड़ें मिल गई, क्योंकि वो थी परदादा से लेकर। और उसको और पावरफुल अगर करना है, उसको और जबरदस्त बनाया किसने, तो खुद मोदी ने। उन्होंने कहा भी था 2019 में, आप याद कीजिएगा, कि मैं मोदी से बहुत सीखा हूं। हाँ, और ये कहा था कि उनसे ये सीखा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वाकई सीखे हैं, और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने सारी गलतियां मोदी जी को करने दी, और वो करते रहे हैं आज तक, और वो अब रोज करने देते हैं उनको। जैसा आपने कहा, लोगों को लगने लगा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे थे, मोदी 2 ही प्रधानमंत्रियों के बीच में नाचते रहे, नेहरू और राहुल गांधी, होने वाले और जो हुए हैं। तो और अब तो उन्होंने ये तक बताया कि राहुल गांधी इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि उनके परदादा का रिकॉर्ड मैं ना ब्रेक करूं। अरे, उनको हिंद का जवाहर कहते थे, उनकी बराबरी मोदी अगर जिंदगी में नहीं, सारी आरएसएस जिंदगी करती रहे तो भी बराबरी नहीं कर सकती, ये हम सब जानते हैं। सब जानते तो ऐसी बेतुकी बयानबाजी करने से मोदी जी ने अपने पद की और अपने संगठन की गरिमा को पूरी तक खाई में डाल दिया। और दूसरी जगह राहुल गांधी हर बात नपी तुली करते हैं। राहुल गांधी जो बोले, वो जितना सच है उतना ही बोलते हैं, उसके आगे वो बोलते नहीं। देखिए, फैक्ट बेस पक्की होती है। उन्होंने अंबानी अडानी का जब नाम लिया, उसने सिद्ध हुआ कि अडानी फ्रॉड है। तो जब तक उन्होंने नाम लिया तो लोगों को लगा, यार ऐसा कैसे नाम ले सकता है। तो टाटा बिरला, ऐसा नहीं था, ये क्रोनी है, ये क्रिमिनल है, ये उन्होंने ठोक के बोला था।
तो राहुल गांधी नपी तुली बात करते हैं, एक डिप्लोमेट की तरह बात करते हैं, एक स्टेट्समैन की तरह बात करते हैं, और उनके परिवार से लोग मोहब्बत करते हैं। आपको क्या तकलीफ है भाई? उनकी परिवार से मोहब्बत करते हैं। वैसे मोदी जी से क्या कम मोहब्बत की इस देश ने? 2014 में बहुत बेपनाह मोहब्बत की। उसका फल लोगों को नफरत के रूप में दिया मोदी जी ने। ये लोगों की गलती नहीं है, मोदी और शाह की गलती है। 10 साल आप नफरत अगर बोते रहे हैं तो लोगों ने तो आपको नफरत नहीं दी थी, लोगों ने 10 साल प्यार दिया। मैं इसको अंदर करा दूंगा, उसको डाल दूंगा, इसको कालकोठरी में डालूंगा। अरे आप कभी सृजन की बात करिए, कभी कवियों की बात कीजिए, कभी सिनेमा की बात करिए। जवाहरलाल नेहरू ये सब करते थे। ये फालतू की बातें जो कर रहे हैं, आपके पास मशीनरी तो आप किसको अंदर कर सकते हैं, सबको मालूम है। तो जनता इससे उब गई, और उसके पार्श्वभूमि पर यानी उसके पृष्ठभूमि पर राहुल ने क्या किया? न्याय पत्रिका। उन्होंने कहा मैं पूरी आजादी मीडिया को दूंगा, मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूं। तो लोगों को खुले में सांस, जो हैप्पीनेस इंडेक्स इतना नीचे गया, ऐसे देश में लोगों को खुले में सांस लेने की खिड़की राहुल गांधी में मिल गई। तो अब राहुल गांधी का उदय तय था, और मोदी जी के पास इतनी प्रतिभा ही नहीं है जो उनके कॉर्पोरेट और क्रोनी दोस्तों ने उनको बनाया था। तो वो प्रतिभा एडवर्टाइजिंग एजेंसी की थी जी। तो ये होना तय ही था, और क्या होता। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जोड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो राजू जी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की तरफ, जो अभी आपने शुरू में बताया। देखिए, एक स्टडी अशोका यूनिवर्सिटी की आई थी, हाँ, 2019 में 2019 के इलेक्शन की। उसके मद्देनजर अगर आप देखें कि अशोका यूनिवर्सिटी की स्टडी क्या कह रही थी। अशोका यूनिवर्सिटी की स्टडी ये कह रही थी कि ईवीएम में फ्रॉड नहीं हुआ है। 3 पॉइंट उन्होंने रखे थे। फ्रॉड हुआ है कहाँ पे? इलेक्ट्रल फ्रॉड कहाँ हुआ है? नेम डिलीशन में, और जो वोटर जोड़े गए, जो बाद में जोड़ा जाता है, तो करीब 9 करोड़ तो डिलीशन था। और उसके बाद जो मतदान के बाद जो संख्या रिवाइज होके आती है, उस रिवाइज होती हुई संख्या ने इलेक्शन को प्रभावित किया था। अब आप देखिए राजू जी कि क्या हो रहा है कि 2 करोड़ के आसपास पहले 2 फेज में वोटर बढ़ा दिए इलेक्शन कमीशन ने। कहां से बढ़ा दिए? अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि संख्या 2, और इनको इतना टाइम लग रहा है। 17C की बात हो रही है कि आप दीजिए। मैं इलेक्शन, राजीव जी, 90 के दशक से इलेक्शन कमीशन कवर किया मैंने बतौर संवाददाता। हर फेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर फेज के बाद एक्चुअल नंबर्स आते थे, इतने मेल इतने फीमेल भी आता था। ये परसेंटेज आप बता रहे हो। 10 लाख नहीं होता आमतौर पे, बड़े होता है। 10 लाख की भी कोई अगर कंस्टिट्यूंसी है, उसका 0.1% 1000 वोट है। बिल्कुल 100%। और इसमें सर टंडन साहब ये बात है कि ये हमेशा पूछते हैं संघ के लोग कि, और मोदी जी ने इसको बहुत रिप्रेजेंट किया संघ की इस बात को, कि नेहरू की विरासत क्या है? नेहरू की ये विरासत एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सका, और चाय वाले की विरासत ये रही कि गांधी भी छटपटा रहा है एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, जबकि जनता उसके साथ है। ये अंदर है। और ये अशोका यूनिवर्सिटी की बात को बल इससे मिलता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने इसके ऊपर स्टडी किया था, उसको निकाल बाहर कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि आंखें दिखाई होगी उनको अमित भाई ने, तो हाथ ऊपर कर दिया और उसको दबा दिया गया। लेकिन दबने से सच झूठ छुपता नहीं, लोग अवेयर हो गए, इंतजार कर रहे थे टाइम आने की। तो अब इसकी बार 2019 में इतनी लिटरेसी नहीं थी, इतनी हेराफेरी, क्योंकि लोग विश्वास रखते थे चुनाव आयोग पर। अब लोगों को मालूम है चुनाव आयोग ही गड़बड़ कर रहा है, और सत्ता के पक्ष में गड़बड़ करना आसान है। और एक और बात होगी, आप देखी होगी, ये क्रोनोलॉजी देखिए, क्रोनोलॉजी इन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया उस प्रक्रिया से, और एक इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा ले लिया, और 2 इलेक्शन कमिश्नर फौरन अपॉइंट किए। यानी मोदी और शाह ने ही कही वो, यानी वो तीसरा कैबिनेट मिनिस्टर यानी भी कोई पीयूष गोयल या नितिन गडकरी नहीं थे, वो भी शाह ही चुना मोदी ने। मोदी और शाह मिलकर जो सारे 10 साल काम किए हैं, उसमें एक और भर कर दिया उन्होंने कि यह अच्छा भी हुआ किसी और को उसमें वो नहीं किया, क्योंकि बेचारे का आगे जाकर हाशर बुरा होता। तो उन्होंने क्या किया कि ये तीनों कमिश्नर इनके हैं, चुनाव की प्रक्रिया उनके हाथ में है।
तो ये तो नेहरू जब थे तो वो चाहते तो आज तक नेहरू का खानदान या कोई उनका चाहने वाला ही होता, अगर ऐसा ही करना होता तो। ये देश के लोग ये चाहते नहीं है क्योंकि उनको वो आजादी दी गई थी। तो इसको हाथ लगाने का मतलब चुनाव आयोग के 3 कमिश्नर्स जो है ट्रेचरस लोग हैं वो। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूं कि उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम चाहिए, तो ईवीएम कंप्यूटर, अब कैलकुलेटर भेजे क्या, एआई सारी सुविधाएं होने के बाद आप शाम को, जबकि बैलेट बॉक्स था तब भी शाम को आप गणना होती थी, दूसरे दिन होती थी, 48 घंटे में इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर नहीं दिए सर, क्योंकि उनको एक मोटा मोटी फिगर दी गई है। वो मोटा मोटी फिगर बांटेंगे कैसे और वो बाद में तय करेंगे जिस हिसाब से सीट जाएंगी बीजेपी की उस हिसाब से। लेकिन लोग अब जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट में उनको 7 दिन दिए गए। प्रेसिडेंस ये है कि 48, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया चीफ जस्टिस साहब ने कि आप 48 घंटे में देना चाहिए, उन्होंने बोला बराबर है, तो क्यों नहीं दिए? तो उनको वजह नहीं मालूम थी। अब उनको वजह दी नहीं होगी अमित भाई ने, क्या वजह बतानी, तो बता नहीं पाए वो, तो उनको 7 दिन दिए गए हैं। खैर वो अगर पूरी दिन लेकर भी, जैसे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में किए, हर जगह वो पैटर्न फिक्स है इनका, तो इनका जो भी करें जनता को मालूम है। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं तो वो इलिजिटिमेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रधानमंत्री बनेंगे, वो लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, क्योंकि नेहरू की यही विरासत है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की यही विरासत है, क्योंकि संविधान और हमारा लोकतंत्र उसके प्रति आम आदमी, हमने ग्राउंड पे जाके देखा है ना, ये हमारी बात नहीं बोल रहे हम, ग्राउंड पे रहता है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं ना, व्हाट्सएप पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मोदी के जो अंधभक्त हैं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं 2-3% लोग जो हैं, और बोर्ड से बाकी, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बराबर बोलता है मुझे लोकतंत्र चाहिए, मुझे संविधान चाहिए। ये संविधान प्रेमी और लोकतंत्र प्रेमी लोगों का देश है। ये प्रधानमंत्री, मंत्री, पार्षद सबको बदलना चाहता है हर एक 5 साल बाद, 10 साल बाद। ये पीसफुल और ट्रांसफर ऑफ पावर का ऑप्शन, विकल्प इनके पास है, इन्होंने नहीं दिया जनता को, तो जनता अपना विकल्प खुद ढूंढ। राजू जी एक बात बताइए कि आपने भी लिखा है इस पे कई बार जी, ये जो इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिपेंसी है जो 6% बाद में बढ़ रहा है। तमिलनाडु में तो लाखों में ऐसे बड़ा इंद्रोड तमिलनाडु में हो रहा है। वो नैरेटिव पैदा करने वाले उनके अपने गोदी मीडिया है। वो 4 लोग बैठ के बोलते 300 आएंगे, 320 आएंगे, उनमें से मैं अब नाम लूं तो नाम लेता हूं, नहीं लेना तो नहीं लेता हूं, लेकिन वो 300 आएंगे। वो क्यों कर रहे हैं नैरेटिव? क्योंकि उस हिसाब से वो नंबर, जैसे 2019 में किया गया या 3 राज्यों के चुनाव में किया, लेकिन अब जनता लिटरेट हो गई, इनका क्या हाथ कंडा है। तो अब ये जो है बढ़ा रहे हैं ना सर, तो उसके परसेंट दे रहे हैं। अब सब बहुत लोगों ने मांगा तो फिर वो टोटल नंबर दे दिए। टोटल नंबर को लेके हम क्या करें? परसेंट और टोटल नंबर सेम ही है ना, आप टोटल नंबर निकाल सकते हैं, इतने से इतने परसेंट बता। आपको एब्सोल्यूट नंबर चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, क्योंकि आपके पास सारा रिकॉर्ड है, आपके पास ईवीएम है, आपके पास वीवीपैट। और ऐसा नहीं कि पहली बार मांगा जा रहा है, ये तो हाँ, ये हमेशा पहली, अरे 2052 की चुनाव में लाइट्स नहीं थे सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और फिर तब भी भी रिकॉर्ड लोगों ने, हाँ, यानी बैलगाड़ी हुआ करते थे, बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त लोगों ने दिया है। वो आपकी चुनाव की प्रक्रिया कैसे बनी उसके ऊपर एक बुक है, वो आप जरूर पढ़ेंगे, लोग पढ़ना चाहिए उस बुक को। इतना मुश्किल था वो चुनाव, लेकिन वो कामयाब हो गया। तो वो कामयाब इसलिए हुआ कि हमने सोचा था ये कामयाब होगा, ऐसा लिखा है नेहरू जी ने। नेहरू विल पावर, मतलब करने की इच्छा शक्ति हो तभी तो आप आगे बढ़ते नहीं, हैं। वो लोकतंत्र की इच्छा शक्ति हाँ। थी। भारत में लोकतंत्र की एक भावना जगे, इसलिए नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों ने सबने खून पसीना बहाया है। भगत सिंह फांसी इसलिए नहीं की कि मोदी शाह सत्ता में, कोई भी सत्ता में आ सके इसलिए वो आजादी के लिए, तो कोई भी में एक मोदी जी थे, उनको समझ के अब जाने का समय आ गया तो विदा लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा, और देखिए दोस्तों गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और खासकर जो ये सियासत है इसको बहुत नजदीक से समझने की कोशिश। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, आपने सुन लिया शरद पवार यहाँ हैं, उनकी चर्चा भी थोड़ी बहुत हो गई। चर्चा राहुल गांधी की हो गई, थोड़ी सी चर्चा 2 कैरेक्टर और हैं, 2 नहीं बल्कि 3, इनकी चर्चा इंडिया गठबंधन के 3 नेता, एक अखिलेश यादव हैं, दूसरे अरविंद केजरीवाल हैं, और तीसरी ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी इंडिया गठबंधन को। इस बीच में कहना, ये तो पहले से पता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो फिर बीच में कहने का क्या मतलब है? नहीं, उनकी प्रॉब्लम मैं समझता हूं उस हिसाब से ये है कि बंगाल का पॉलिटिक्स है, वेस्ट बंगाल का, उनका पूरा पॉलिटिक्स लेफ्ट के खिलाफ है,
खड़ा ही वहां उनके साथ लेफ्ट के साथ लड़ी। अब लेफ्ट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर है, तो दोनों अंदर नहीं आ सकते। ये समस्या फिर अपने वोटर्स को वो क्या बताएगी, किसके साथ लड़ना है? तो वो स्पेस है वो बीजेपी ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो अंदर से बाहर से कुछ भी हो यार, इंडिया गठबंधन के साथ है, वो बटाना भी उनको जरूरी था, ताकि वोटर्स को आश्वस्त करे कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। वो उन्होंने कर दिया। अब वो अंदर का बाहर का अंदर लाने में शरद पवार साहब को उनको कितना टाइम लगेगा? ममता जी के पास शरद पवार साहब बात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे जितना इंडिया गठबंधन के नेता, देखिए ऐसी बात है कि बीजेपी में भी ना, मैं आपको बताता हूं, उद्धव ठाकरे ने झूठ नहीं बोला, या कितने नेता है मुझे, बीजेपी में भी जिस तरह की अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं, उनमें भी कोई आलबेल नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए बीजेपी भी अपनी आंतरिक लोकतंत्र को खो चुका है, और संघ को उन्होंने किनारे कर दिया, पल्ला झाड़ लिया नड्डा ने। नड्डा मेड ऑफिसर है, वो बोल रहा है, इसका मतलब स्क्रिप्ट हमने दिया है, बोल तो हम ही रहे हैं। बिल्कुल। तो वो वाली बात है, ये दो ही बोल रहे हैं। तो बात ये है कि आप ये कैसे बोल सकते हो? देखिए योगी, जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, लोग इतने प्यार से उनको बनाते, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की पहली योजना थी, और वो पांडे साहब को, क्योंकि लोग बोलते कि अरे ब्राह्मण कैसे यूपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो राजस्थान में नहीं बना, हाँ, तो वो कहीं भी कोई भी बना सकते हैं भाई, या महाराष्ट्र में नहीं बने। महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाना बहुत ही पावरफुल डिक्टेटोरियल लीडरशिप हो तभी पार्टी को पॉसिबल है। यानी एक बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को बनाया था, अब उसके बाद मोदी साहब ने इनको बनाया, देवेंद्र जी को। वो काबिल थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जाति का समीकरण बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो पांडे जी का नाम जब आया और अमित शाह उनके घर गए बाद में, तो लोग बोले यार ऐसा उनका कैसा बने, तो उनके घर गए तो डर गए लोग। और ये वाकई सच है कि योगी आदित्यनाथ जी का बढ़ता हुआ कद मोदी सह नहीं सकते। मोदी किसका? देखिए मोदी जी ने हमेशा अपने दोस्तों को पहले खत्म किया है। देखिए उद्धव ठाकरे भी उनके दोस्त थे, महबूबा मुफ्ती भी दोस्त थी, नीतीश कुमार का क्या हो गया बेचारा, वो तो खिलौना लेके चल रहे थे उनके साथ उसमें। तो उनके जो दोस्त थे उनका बर्बाद कर दिया उन्होंने, फिर दुश्मनों का भी कर दिया। तो उनका ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। प्रशांत जी, अखिलेश यादव का रोल और केजरीवाल, इन दोनों के पे भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल को लेकर थोड़ी सी ज्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि जब से वो बाहर निकल के अंतरिम जमानत पे बाहर हैं अभी, और एक माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। दिल्ली में वो कह रहे थे कि देखो हमारा झाड़ू जो है आपको ईवीएम में दिखाई नहीं दे, लेकिन इसलिए नहीं दिखाई देगा ये सिंबल क्योंकि यहां से हम लोगों ने गठबंधन किया है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का हाथ है और उसी पे वोट देना। इतना कहना क्या मायने रखता है? गठबंधन जैसे हम यहां मजबूती के साथ देख रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी वही स्थिति है और उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है? देखिए आम आदमी पार्टी के साथ एक बड़ी अच्छाई ये है कि आम आदमी पार्टी युवा पार्टी है और युवाओं की पार्टी है। दिल्ली में उनका बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है और तमाम सारे युवा, फिल्म बनाने वाले, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले, कोई प्रचार एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले वॉलंटियर करते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का नेटवर्क दिल्ली में बहुत अच्छा है, तो इसलिए दिल्ली की 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन, केवल कन्हैया कुमार नहीं, 7 सीटों पे मैं कह रहा हूं कि 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन भारी है। उसमें एक वजह आम आदमी पार्टी का जो वॉलंटियर है वो भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे, मीडिया स्पेसेस में इतना कुछ करता है कि दूसरे लोग उसको मैच नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी का कोई सेंट्रल कमेटी है जो ये सब कर रही है, वो बहुत एक ऑर्गेनिक सिस्टम उनका बन गया है। और जब ये आम आदमी पार्टी, क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी, मैं देखता था उस वक्त तो केरल से भी वीडियो बन के आते थे आम आदमी पार्टी के। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आम आदमी पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ देती हैं। दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे कि इलेक्टोरल फ्रॉड की बात, देखिए उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो पॉलिटिकल पार्टी को अब करनी है कि जो डेटा आ रहा है राजू जी, चाहे वो 2 दिन बाद आ रहा है चाहे 10 दिन बाद आ रहा है,
इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है ये फॉर्म 17C का डेटा है, ठीक है। एक होता है फॉर्म 17A। जब मतदाता चुनाव केंद्र के अंदर जाता है, दस्तखत करता है, अपना वो दिखाता है वोटर आई कार्ड, वो भी काउंट होता है। वो ए है 17A। 17A, फॉर्म 17A में जितने मतदाता हैं फॉर्म 17C में उतने ही होने चाहिए। ईवीएम अपने आप से मतदाता नहीं बढ़ा सकती। तो जब काउंटिंग की टेबल पे वो फॉर्म सील होते हैं, वो तो इतनी बढ़ोतरी भी आ ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ी आ सकती है लेकिन इतनी नहीं आ सकती, और थोड़ी नहीं। जस्टिफाई करनी पड़ती है, जो इलेक्शन कमीशन ने 2019 में किया नहीं। यहां पर एक छोटी सी बात, मैं बीच में इलेक्शन एक नेताओं की बात चल रही थी, एक बात मैं बोलना भूल गया, जिनका जिक्र हेमंत सोरेन जी अंदर है और कल्पना सोरेन वहां तूफान मचा रही हैं झारखंड में। वो हमने कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक आदिवासी ऐसे नेता है कि जुझारू है, और उनकी वजह से देखिए अब यहां पर उद्धव ठाकरे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, यहां पर राहुल गांधी तो देश में राहुल और प्रियंका तो कर ही रहे हैं, अखिलेश वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, और साउथ में तो गढ़ है इनका, केरल और तमिलनाडु में इनको, और कर्नाटक में है, तेलंगाना में कांग्रेस का गढ़। तो इनको सीटें आएगी कहां से भाई? अगर आई तो इलेक्शन कमीशन से ही आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती सर, ये समझिए। ये लेकिन एक काउंटिंग टेबल पे राजीव जी जो बात में कर रहा था, काउंटिंग टेबल पे जो इंडिया गठबंधन का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या आरजेडी का हो, वो इंडिया गठबंधन का जो काउंटिंग एजेंट है उसको पहला काम ये करना है कि 17A और 17C की फिगर्स को मैच करना है। उसमें अगर गड़बड़ है तो काउंटिंग में ऑब्जेक्शन करना है। वो काउंटिंग का कैसा ऑब्जेक्शन हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो जो डिफरेंस है वो काउंट हो ना हो, ये चीजें उनकी जो लीगल पेच हैं, जितनी भी लीगल पेच है उसको इंडिया गठबंधन को देखना है। वहां से आप फ्रॉड को मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं महुआ मैत्रा ने वो डाल दिया है। महुआ मैत्रा जी ने अपने इलेक्शन के बाद इमीडिएटली सारा एब्सोल्यूट नंबर्स में डाटा डाल दिया है। उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्होंने वो रेखा खींची जिसको अब इलेक्शन कमीशन मिटा नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति, एक पूर्व सांसद और वो लड़ने वाला जो नेता है वो प्रत्याशी डाल सकता है, प्रत्याशी डाल सकता है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं डाल रहा है? ये यानी कल चीफ जस्टिस भी अचंभित हो गए, यार 48 घंटे में डालने में तकलीफ क्या है आपको? जब बैलेट बॉक्स से तब भी डालते थे। तो ये एक ही तकलीफ है, ये डुओ जो है, ये दोनों जो हैं वो उनको डालने नहीं दे रहे हैं, और 3 कमिश्नर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रहे। जिस दिन राजीव कुमार साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जड़ सिक्योरिटी दी था, उसी दिन मैंने कहा था उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि अब 3 जो हैं उनके ऊपर सारा देश देख रहा है कि ये है वो। तो ये एक्ट ही ट्रेचरस एक्ट है, क्योंकि ये अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ने जैसी बात है। आप किसी भी डेटा को अगर छुपाते हैं तो अपने नागरिकों का मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन करते हैं। बिल्कुल। तो ये आगे जाकर सारी बातें आ जाएगी। और एक आखिरी बात मैं राजीव जी कह दूं, समय भी हो गया है, कि आप चुनाव आयोग को अपनी तरफ मिला ले, मीडिया को मिला ले, कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई हिस्सा आप मिला ले, कोई जजमेंट अपने पक्ष में ले आए, लेकिन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी देश की जनता की जो राय है, वो अगर जनता की राय ने आपको हराया है तो आप हारेंगे। आप कुछ कर लें, किसी अंबानी को खड़ा कर ले, किसी अडानी को खड़ा कर ले, और कोई भी बेतुकी बातें कर ले, कोई बेतुकी बातें कर ले, कोई शायरी करने वाला चुनाव आयोग ले आए, उससे रुकता नहीं है। ये मतलब जिसको कहते हैं जनता की सुनामी जब आती है, तो सुनामी से आप पेड़ पे चढ़ के नहीं बच सकते। सुनामी जो करने आई वो करेगी। और ये रशिया नहीं है सर, रशिया प्लूटो से बड़ा देश है, टाइम जोन ही 10-12 है उसमें।
और उसमें 19 करोड़ ही पॉपुलेशन है, हर साल पॉपुलेशन कम हो रही है। ये 144 करोड़ों का देश है। आप यहां वहां देखो, मेरा एक फिनिश दोस्त आया था फिनलैंड से, एयरपोर्ट से ही वापस जाने लग गया। मैं बोला क्यों? मेरे देश का पॉपुलेशन नहीं उतना, मैं नीचे भीड़ देख रहा हूं, मैं नहीं यहां सर्वाइव कर सकता। तो यहां पर कोई किसी का नहीं है भाई, आपने जनता ने तय किया तो किया बस। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग पॉलिटिकल चर्चा और इस चर्चा में ये जानने की कोशिश कि आने वाले समय में आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, और अगर सरकार बनती है, जिसकी भी बन रही है, तो क्यों बनने जा रही है। चाहे इधर इंडिया गठबंधन हो या दूसरी तरफ एनडीए हो, एनडीए और इंडिया गठबंधन, और बहुत सारी चीजें हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। राजू पालरेकर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, इधर प्रशांत टंडन जी हैं। राजू जी से चूंकि पॉलिटिकल चीजें और पूरे हिंदुस्तान में यात्रा भी करते रहते हैं, तो इनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा के दौरान। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार का जिक्र नहीं किया। बिहार में आपने सब बताया, बिहार में क्या कुछ लग रहा है। नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं, और अब तो चर्चा का बाजार इतना गर्म है कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने वाले हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, नीतीश बाबू उस दिन रैली होने के, एक तो बिहार में अगर ताकत दिखाने कोई रैली नहीं करता, गांधी मैदान पर सभा करने की आदत है। यानी प्रेसिडेंस तो यही रहा है, जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आज तक यही प्रेसिडेंस रहा है। लालू जी ने कई सभाएं की वहां पर नहीं तो अपने कन्वीनियंट जगह पे एक रैली छोटी सी कर ली इन लोगों ने। उसमें भी इनके हाथ में वो कमल का वो सिंबल मेले में डालते हैं ना, मेले में बच्चा लेके आता है झुनझुना, वो नीतीश बाबू को ऐसे दे दिया था, और मोदी जी जैसे सम्राट होता है वैसे चक्रवर्ती की तरह ऐसे चल रहे थे। तो इतना ह्यूमिलेशन और अपमान सहने के बाद वो नीतीश कुमार हैं, घर में बैठना स्वाभाविक था उनका, और उनकी तबीयत ही बिगड़ गई, वो स्वाभाविक ही था। जैसे यहां पर अजीत दादा का भी कोई वो नहीं है। तो इलेक्शन के बाद इन लोगों की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ रही है। तो आप समझिए कि ये लोग परेशान होकर इनके साथ गए हैं। ये लोग उनके ऑर्गेनिक दोस्त नहीं है, सर दोस्त भी नहीं है। आप अगर बंदूक लगाकर किसी आदमी या औरत को घर तक लेके आए तो जरूरी नहीं वो आपसे जरूरी नहीं, यानी पक्का है कि वो आपसे दोस्ती कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो अब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रहेंगे, ये कहने के लिए किसी, यानी तेजस्वी जी कह रहे हैं, और तेजस्वी जी इतने पॉपुलर कि आगे जाकर मुख्यमंत्री भी बन सकते, जो चाहे वो बन सकते। बिहार में पॉपुलरिटी उनकी इतनी है। और लालू प्रसाद यादव वो नेता हैं जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जिंदा रखा। बाकी सारे समाजवादी आरएसएस के प्रचारक बन गए। यानी जयप्रकाश नारायण भी एक पॉइंट के बाद बोले कि अगर आरएसएस फैसिस्ट है तो मैं भी फैसिस्ट हूं। फिर जॉर्ज फर्नांडिस तो इंडी के साथ चले गए। एक नीतीश बाबू के ये हो गया, पासवान साहब थे वो जो नवनिर्माण आंदोलन में थे, वो भी गए। एक लालू जी, बाबरी जब गिरी उस टाइम से अडवाणी का अरेस्ट से लेके आज तक इतना उन्होंने सहा है। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि इस आदमी को किस चीज ने बनाया और किस चीज को प्रेरणा देता है इस आदमी को। तो वो तो महान नेताओं में शुमार होंगे इस देश के। दूसरी बात, वो जब रेल मंत्री थे तब हमें मालूम था रेल भी प्रॉफिट में चली जाती है। अब अश्विनी वैष्णव और मोदी जी मिलके जो रेलें चला रहे हैं वो आप अंदर से देख ही सकते हैं। तो बातें ये हैं कि खैर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के बारे में मैं कहने के लिए रेल का कहा, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एबिलिटी का कोई वो ही नहीं है, बराबर ही नहीं हो सकती। ऐसे दिग्गज नेता एक साथ है और लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब मोदी जी ने रुकना चाहिए कि नेहरू के साथ अपनी बराबरी करने से, क्यों आज जो है परिस्थिति उनके साथ तालमेल बिठा ले। और अब हम सबको प्यार दिया, हाँ, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हम भी आपको प्यार दिए, थैंक यू सो मच, ऐसा थैंक यू टाटा बाय बाय, ये लेवल पे उनको जाना चाहिए। और बिहार का जब कहे नीतीश बाबू कभी मन से गए नहीं, अब गए ना बीजेपी के साथ, तो उनका अपना कोई मजबूरी होगी सर। ऐसे ही कोई बेवफा यूं ही नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता ना। तो नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार, इनके ऊपर मैंने कभी आलोचना इनकी भी नहीं की। क्यों मालूम है? इनकी मजबूरी थी सर। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चर्चा बहुत लंबी हो गई, इस चर्चा को अब समेटते हैं। और देख लीजिए, बिहार से लेकर यहाँ महाराष्ट्र तक और दक्षिण में तमिलनाडु तक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये तमाम राज्य, सबकी चर्चा हम कर बैठे और ये जानने की कोशिश की आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। शुरुआत में जैसे राजू जी ने और उनके बाद प्रशांत टंडन जी ने जो बातें कही, उसमें एक महत्वपूर्ण बात की ये चुनाव जनता लड़ रही है, और जब जनता लड़ती है तो वो विपक्ष की तरफ ज्यादा दिखते हुए दिखाई
दिखाई देती है। तो ये आप समझिए कि ये चुनाव विपक्ष के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा है। अगर जनता लड़ रही है और हम लोग भी बाहर जब जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का मिजाज साफ साफ यही कह रहा है कि इस बार का चुनाव हम नहीं, जनता है और सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में और भी बातें करेंगे और राजू जी को हम हमेशा जोड़ते ही हैं और इनसे और भी चर्चा महाराष्ट्र से लेकर तमाम दूसरे राज्यों में, और प्रशांत टंडन जी हमारे साथ घूम ही रहे हैं, लगातार हम लोग आप तक पहुंचा ही रहे हैं महाराष्ट्र को बहुत। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र चूंकि सेकेंड पोजीशन का राज्य सीटों के हिसाब से है, 48 सीट्स हैं, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए तो हमने वेस्ट बंगाल की चर्चा की ही, वहां पर 42 सीटें, बिहार 40 सीट, 39 सीट उधर तमिलनाडु में। ऐसे घटते हुए क्रम में अगर देखें तो ये 5 महत्वपूर्ण राज्य है और इन 5 राज्यों में कमोबेश स्थिति नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन की अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राजू जी, आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।